हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सुबह का गुड मॉर्निंग और आप सभी को 74th हैप्पी इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपके सामने लाया हूँ CSIR नेट JRF का जो सिलेबस है, एनुअल फिजियोलॉजी, उसका जो 7th यूनिट है, उसमें जो सेंस ऑर्गन्स है उसका मैं पार्ट लाया हूँ, जिसमें हियरिंग की फिजियोलॉजी हम समझेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे पूरे जोश के साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और मेरे साथ चीज़ों को समझें और सवाल को बनाएं। स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर का डिवीजन देखेंगे, हियरिंग मैकेनिज्म देख लेंगे ब्रीफ में, ऑडिटरी हेल्थ का एक्साइटेशन, उनका इनहिबिशंस और आउटर हेल्थ का फंक्शंस, लास्ट में साउंड का लोकलाइजेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए, ईयर जो आपका सेंस ऑर्गन्स है, इसका अगर डिवीजन करें, 3 डिवीजन है, आउटर हेयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, पीना से लेकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आउटर ईयर है। मिडिल ईयर में आपका ऑल 3 ईयर ओसाइकल्स आ जाएंगे, कुछ पार्ट आपके सेमिसेल कनाल्स के आ जाएंगे, बाकी जो पार्ट बचा वह इनर ईयर में चले जाएंगे। ठीक, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, कॉक्लिया जो इनर ईयर का है, ये हियरिंग में सपोर्ट कर, सुनने में मदद करता है। ठीक, सेमिसर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल, सैक्यूल जो इनर ईयर का पार्ट है, ये किस में करता है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सबको बात समझ आ रही है? इक्विलिब्रियम यानी हम बैठे हैं तो मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसको यही मेंटेन करता है। हम चलना शुरू करें तो क्या है, वह मूवमेंट है, उसकी इक्विलिब्रियम भी मेंटेन की जाती है। आशा करता हूँ ये बात सही बच्चे समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, इजाजत है? यस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनर ईयर की। ठीक है, तो इनर ईयर जो है, ये एक बोनी लैबिरिंथ है, हड्डी का बना हुआ है। ये वहां पे एक सीरीज ऑफ कैविटीज, खोखलापन का एक सीरीज बना हुआ है, जो 3 भाग में बटी हुई है। फर्स्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो 3 पार्ट में है, सब पता है आपको, बस ब्रीफ दे रहा हूँ। वेस्टिब्यूल जो यहाँ है। ठीक, लास्ट में कोक्लिया जो ये है, ये पार्ट क्या है? कोक्लिया, इसी में होता है कोक्लियर डक्ट है, ये कॉइल्ड पार्ट कोक्लियर डक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ रही है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर आप इस कोक्लिया को कट करते हैं ट्रांसवर्सली, तो कट सेक्शंस करने के बाद में अंदर क्या दिखता है, चलिए उस चीज को देख लेते हैं। जब कोक्लिया को डिवाइड करोगे 3 चैनल्स में, फर्स्ट इज कोक्लियर डक्ट, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला टिम्पानी, इसमें एक और होता है स्काला मीडिया। ठीक, सबको बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ऊपर स्काला वेस्टिबुलाई, यहाँ स्काला मीडिया, ये मीडिया है जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सबसे नीचे स्काला टिम्पानी। ठीक, तो ये सब आपको पता है कैसे क्या होता है, एनाटॉमी है, सबको सबको पता है बच्चों को। मेन जिस पर मुद्दा उसे फोकस करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा हमारा है ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसको डिटेल में समझते हैं। यानी चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ना, सॉरी, यहाँ जो आपको दिख रहा है ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसी को इनलार्ज करके समझते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑर्गन ऑफ कोटाई ये स्पाइरली कॉइल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, मतलब ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल्स है? एक है सपोर्टिंग सेल्स, जो यहाँ देखिए, ये देख रहा है, ये सब सारे क्या है? सपोर्टिंग सेल्स है। ठीक, हेयर सेल्स है, लगभग 16,000 के करीब हेयर सेल्स है, ये सब हेयर सेल्स है। और यही हेयर सेल्स रिसेप्टर्स है, जहां पर साउंड वेव जब जाके हिट करता है इनको, यहीं से नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं। रिसेप्टर्स एक मॉलिक्यूल हो सकता है, सरफेस मेम्ब्रेन होता है,
कि जिस पर जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई टच करेगा ऐसे, तो ये एक्साइट होता है और यहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है जो बाद में जाकर के फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। ठीक बात समझ में आ रही है? अब इसी हेयर सेल्स को दो भाग में बांटा गया, यानी दो टाइप्स का हेयर सेल्स पाया जाता है। एक है इनर हेयर सेल्स जो सिंगल रो में अरेंज है, यहाँ देखिए बेटे, ये हेयर सेल्स है, ये सिंगल रो में अरेंज है। ठीक। दूसरा है आउटर हेयर सेल्स, ये 3 रो में अरेंज है, यहाँ देखिए ये आउटर हेयर सेल्स है, 3 रो में अरेंज है। इन सभी हेयर सेल्स के टिप पर, टिप मतलब टॉप पर क्या होता है, 40 से 80 एस्टीरियोसिलिया और काइनोसिलिया एक ही होता है। ये प्रोसेसेस है जो किसी मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ हो सकता है, मतलब कि इवेजिनेट किया है, बाहर एक प्रोसेसेस निकला हुआ है। ये देखिए, ये दिख रहा है 1 2 3, ये 3 3 दिख रहा है, ये सब क्या है, प्रोसेसेस है जो इसी हेयर सेल से निकला हुआ है। इसको एस्टीरियोसिलिया ये मूवमेंट में हेल्प करता है, काइनोसिलिया में हेल्प करता है। ठीक बात समझ में आ रही है? ये जो आपका एस्टीरियोसिलिया काइनोसिलियम है, ये कोक्लियर डक्ट के इंडोलिम्फ में मर्ज करता है, उसी में डूबा रहता है। क्यों, आगे समझ जाएंगे आप। ये स्टूडियोसिलिया लॉन्ग बड़े बड़े होते हैं, हेयर लाइक माइक्रोविलाई है जो कि बहुत सारे रो में अरेंज होता है। कैसे, ग्रेडेड हाइट में, यानी अपने हाइट मतलब टॉलनेस के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होते हैं। जैसे छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और बड़ा और बड़ा, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज रहते हैं स्टीरियोसिलिया। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सब लोग समझ पाए होंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ हम हियरिंग के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, यानी कैसे साउंड वेव्स बाहर से अंदर की तरफ जाता है, इसको ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, इसमें जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है जो रेस्पॉन्सिबल है इस साउंड वेव्स को कैच करके वेव्स को डिटेक्ट करने में, उसी को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स है, यहाँ से हवा इंटर करेगा, यहाँ ओवल विंडो है, यहाँ जाएगा, यहाँ से मैलियस बोन्स को हिट करेगा, वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा इनकस को, इनकस से जाएगा स्ट्रिपिस में, राउंड विंडो है। अब ये इंटर हुआ कोक्लिया में। ठीक है, कोक्लिया का 3 पार्ट है, ये देखिए, ये पार्ट जो है ये स्काला वेस्टिबुलाई है, स्काला वेस्टिबुलाई से होते हुए कहाँ जाएगा, स्काला टिम्पानी में जाएगा, कुछ यहाँ पर इस के अंदर चला जाएगा। ये पार्ट का, ये पार्ट आपका स्काला मीडिया है जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है, इसी में कोक्लियर डक्ट भी होता है। ठीक, कुछ वेव्स यहाँ चलाएगा, चूंकि सॉरी चूंकि आप देखेंगे कि इस स्काला वेस्टिबुलाई में, टिम्पानी में, वेस्टिबुलाई और टिम्पानी दोनों में पेरीलिम्फ नाम का फ्लूइड होता है। इसके अंदर जहां स्काला मीडिया है उसमें इंडोलिम्फ होता है। ठीक, वेव्स ट्रांसमिट हुआ, कुछ वेव्स चला गया यहाँ, कुछ वेव्स स्काला टिम्पानी से होते हुए राउंड वेव्स में चला गया। यानी होता क्या है, जब ये वेव्स अंदर ट्रेवल करेगा तो इस फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट कर देगा। इसलिए क्या होता है, वेव्स आपको पता है, वेव्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस फ्लूइड में जब प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो हायर से लोअर प्रेशर में जाएगा। अब ये प्रेशर से मूव कर रहा है कौन, फ्लूइड, ये फ्लूइड जाएगा, जाकर के इसके स्काला मीडिया में, जो ऑर्गन स्काला मीडिया में जो आपका ये कोक्लियर डक्ट है उसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, वहां जाकर ये फ्लूइड हिट करेगा, खासकर वहां पर हेयर सेल्स को हिट करेगा। उसी को डिटेल में पढ़ते हैं, चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। उसमें जो हेयर सेल्स था जिसको ऑडिटरी हेयर सेल्स कहते हैं, उसके एक्साइटेशन को समझते हैं। हेयर सेल्स क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है जो साउंड वेव्स हमको मिलता है वो क्या है, मैकेनिकल वेव्स है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें साउंड वेव्स का डिटेक्शन पता चल जाता है। ठीक, बैसिलर मेम्ब्रेन, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बैसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक, जब साउंड वेव्स, चलते वापस, जब साउंड वेव्स इस बैसिलर मेम्ब्रेन को हिट करता है तो ये हेयर बंडल्स होते हैं हेयर सेल्स के ऊपर में, जो कि बैक फॉरवर्ड क्या होता है, मूव करते रहते हैं। ठीक, जैसे ये मूव किया, अब आपको पता है हेयर सेल्स के टॉप पर
स्टीरियोसिलियम भी मूव करेगा। ये स्टीरियोसिलियम मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल से कनेक्ट होता है, जिसको ट्रांसडक्शन चैनल कहते हैं, क्योंकि ये एक सिग्नल को दूसरे में कन्वर्ट करता है। मतलब ये ट्रांसडक्शन चैनल मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इनका नाम पड़ा ट्रांसडक्शन चैनल। ठीक है, ये टॉलर स्टीरियोसिलियम नेबर सेल जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक, अब कहता है जैसे स्टीरियोसिलिया बेंड किया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉलर स्टीरियोसिलिया, मतलब ये स्टीरियोसिलिया है, अगर ये इधर बेंड कर रहा है, टॉलर की तरफ बेंड कर रहा है, तो क्या होगा, इसका टिप जो है लिंक होता है किससे, मैकेनिकल गेटेड चैनल से। एक यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उस कारण से क्या होगा, ट्रांसडक्शन चैनल खुल जाएगा। और खासकर जब खुलेगा तो वहाँ इंडोलिम्फ है, इंडोलिम्फ में पोटासियम आपका ज्यादा होता है, सोडियम आपका कम होता है। ठीक, तो पोटासियम क्या होगा, सेल के अंदर इंटर करेगा, यानी हेयर सेल्स के साइटोसोल में पोटासियम आपका इंटर करेगा, साथ में कैल्शियम भी खुल के वह इंटर करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स है उसका डीपोलराइजेशन होगा। वह डीपोलराइज किया, जैसे ही डीपोलराइज करेगा वह एक्साइट हो जाएगा, और क्या होगा, वहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा, कैल्शियम 2+ के सहायता से न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होगा, जिसका नाम है ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट इस जनरेटेड नर्व इम्पल्स को, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा करके जो सेंसरी न्यूरॉन्स में इसको और बढ़ा देगा, और वहां से ये पास होकर कहाँ जाएगा, ब्रेन के ऑडिटिव कॉर्टेक्स में, जहां इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। आया बात समझ में सबको? ठीक है, अब तो यहाँ मैंने बात किया एक्साइटेशंस की, अब बात करते हैं इसके इनहिबिशंस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम बात करते हैं इसके इनहिबिशंस की, ये इनहिबिट कैसे होगा। ठीक, अब देखिए, अभी आपको बताया था कि स्टीरियोसिलिया जब टॉलर स्टीरियोसिलिया की तरफ मूव किया, फेवर में मूव किया, तो यहाँ क्या होगा, डीपोलराइज होगा। ठीक, जब यही स्टीरियोसिलिया अपोजिट दिशा में मूव किया, मतलब स्मॉलर स्टीरियोसिलिया की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। इसी बात को समझते हैं। अगर अपोजिट दिशा में मूव करेगा तो क्या होगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि चैनल तो आपका टॉलर की तरफ है, ये मूव कर रहा है स्मॉलर की तरफ, तो क्या हुआ, आपका ट्रांसडक्शन चैनल बंद हो गया। अब चैनल ही अगर बंद हो गया तो क्या होगा, डीपोलराइज नहीं होगा भैया, तो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज हो जाएगा, कुछ और चैनल्स खुल जाएगा। हाइपर पोलराइज मतलब अगर सेल के अंदर नेगेटिव बहुत सारा है, पॉजिटिव ज्यादा है, ये आरएमपी होता है, इसकी नेगेटिविटी और बढ़ेगी। मान लो कि अगर -60 मिलीवोल्ट इसका पोटेंशियल था, तो घट करके -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, यानी हाइपर पोलराइज हो गया। ठीक, इससे क्या होगा, और ये जो हाइपर पोलराइज हुआ ये प्रोपोर्शनल है टू डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टीरियोसिलिया, यानी स्टीरियोसिलिया का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा पीक बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये स्मॉलर स्टीरियोसिलिया के फेवर में मूव करेगा, उतना ज्यादा हाइपरपोलराइज होगा। इससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा हेयर सेल्स में, एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी और साउंड डिटेक्शन नहीं होगा, ऑडिटरी हेयर सेल्स इनहिबिट हो गया। आशा करता हूँ इस बात को सही बच्चे समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह रहा पहला सवाल इसी से आधारित जो CSIR ने पूछा था कि ऑडिटरी हेयर सेल्स का एक्साइटेशन हो रहा है स्टीरियोसिलिया के डिस्प्लेसमेंट से। इसको समझाने के लिए 4 मेथड प्रपोज किए गए, इसमें से कौन सा मेथड सही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, ग्रेजुअल इंक्रीज हाइट ऑफ स्टीरियोसिलिया इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसडक्शन प्रोसेस। सही बात है, अगर स्टीरियोसिलिया ग्रेजुअली हाइट में बढ़ता जा रहा है, इधर ही ब्रीड कर रहा है, तो क्या हुआ, ट्रांसडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बात तो सही है, और सही हमको चाहिए, हमको गलत, तो पहले सही बात को काट दो भाई, ए यहाँ से उड़ा दो, ए यहाँ से उड़ा दो, बच गया 2 थर्ड ऑप्शन। अब बी देखते हैं, चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ऑडिटरी हेयर सेल्स, यानी ऑडिटरी हेयर सेल्स के मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंजेस आ रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये स्टीरियोसिलिया के डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। सही बात है, अगर ये टॉलर की तरफ जाएगा तो डीपोलराइज होगा, स्मॉलर की तरफ जाएगा तो हाइपर पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट बी सही है आपका, तो बी यहाँ भी काट दो। देखो 1 भी कट गया,
2 भी कटा, 4 भी कटा, तो क्या बच गया? थर्ड। यही ना गलत होगा, देख लेते हैं गलत कैसे है। हायर कॉन्सेंट्रेशन में पोटेशियम प्लस सही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम प्लस गलत है। अभी हमने बताया था इंडोलिप में सोडियम आयन से कंसंट्रेशन कम होती है, स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो गया, सी गलत हो गया। मैकेनिस्टिकली सेंसिटिव cation channels on the top of stereocilia are not adapted, yes adapted है, इसके मूवमेंट के साथ एडेप्टेड है, इसे स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक, चलिए तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपने पढ़ा ऑडिटरी हेयर सेल्स के बारे में, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, उनमें जो आउटर हेयर सेल्स है वह उस आउटर हेयर सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ते हैं कि वह एक्चुअली काम करता कैसे है। ठीक है, देखिए सॉरी गाइस, तो जब ये पार्टिसिपेट करता है साउंड को प्रोडक्ट साउंड डिटेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे होता क्या है, जब आउटर हेयर सेल्स को वाइब्रेट किया साउंड ने, ठीक, तो क्या हुआ कि ये आउटर हेयर सेल्स जब साउंड के द्वारा वाइब्रेशन हुआ तो कुछ रिस्पॉन्स करेगा। कैसे रिस्पॉन्स करेगा, या तो ये आउटर हेयर सेल्स डीपोलराइज करेगा या हाइपर पोलराइज करेगा। तो ये डीपोलराइज हो रहा है या हाइपर पोलराइज हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है स्टीरियोसिलिया के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर स्टीरियोसिलिया ग्रेडेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगर स्टीरियोसिलिया टॉलर स्टीरियोसिलिया की तरफ मूव कर रहा है, उधर ही बीट कर रहा है, तो क्या होगा, डीपोलराइज होगा, और यहां पर आपका आउटर हेयर सेल छोटा हो जाएगा लेंथ में। ठीक, अगर आपका स्टीरियोसिलिया छोटे स्टीरियोसिलिया की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, हाइपर पोलराइज होगा। जब हाइपर पोलराइज होगा इस कंडीशन में आपका हेयर सेल्स लेंथन हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट बढ़ जाएगी हेयर सेल्स का। ठीक, इस एक्शंस के कारण या तो एक्साइटेटरी एक्शंस हो या डी एक्साइटेटरी हो, इस एक्शन के कारण अगर आपका एक्साइटेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, साउंड के क्लैरिटी को बढ़ा देगा, इसकी एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाता है। ठीक, ये फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा बात, ये आउटर हेयर सेल्स जो साउंड वाइब्रेशन इनके पास जाता है उनको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड अगर 20 हर्ट्ज है तो बढ़ा करके उसको 50 30 100 हर्ट्ज पर लेके चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गया बात। दूसरा बात, आउटर हेयर सेल्स में जो बदलाव आता है, इसका बदलाव और उसी आउटर हेयर सेल्स के टॉप पर जो प्रेस्टिन नाम का एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उस दोनों का बदलाव पैरेलल चलता रहता है, दोनों पैरेलली अपने में चेंजेस दिखाता है। ठीक बेटा, आई बात समझ में। ठीक है, सॉरी आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बेटा बेटा बोलने की आदत है, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो वहाँ बच्चों को बेटा बेटा से बोलता था, तो डोंट माइंड। ठीक है, अब एक बात और, वहां पर एक नर्व्स होता है ओलिवो कोक्लियो बंडल, जो प्रोमिनेंट बंडल है इफरेंट फाइबर्स का, जो कि इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में जो आउटर हेल्थ है इसके बॉटम यहाँ पर पाया जाता है आपका क्या, इफरेंट नर्व बंडल। ये सिग्नल्स को यहाँ से निकाल करके आपके ब्रेन में लेकर के जाएगा। ठीक, इसका एक्शंस आउटर हेयर सेल्स में इनहिबिटोरी होता है, इनहिबिटोरी, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है, या अगर ये इनहिबिट किया मतलब काम नहीं हो रहा है। ये इनहिबिट कब करेगा, जब हाइपर पोलराइज होगा आपके इसका आउटर हेयर सेल्स का, तो ये इनहिबिट कर देगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीएसआई ने पूछा था। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पॉसिबल फंक्शंस क्या है आउटर हेयर सेल्स का ऑर्गन ऑफ कोटाई में। ठीक, कहता है कि आउटर हेयर सेल्स डीपोलराइज करता है या हाइपर पोलराइज करता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टीरियोसिलिया। सही बात है, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ कि स्टीरियोसिलिया अगर टॉलर की तरफ बीट करेगा तो डीपोलराइज, अगर शॉर्टर में जाएगा तो हाइपर पोलराइज। सही बात है, पूछा क्या है, सही पूछा है ना भैया, ए सही हो गया। तो ये आपका ये दो ऑप्शन सही है, ये काट दो, इसमें ए है ही नहीं, ऐसे एलिमिनेट करना सीखो पहले। ठीक है, आप कहता है कि आउटर हेयर सेल्स लेनदेन हो जाता है डीपोलराइज में, गलत है, गलत है। जब ये डीपोलराइज करेगा स्टीरियोसिलिया के पास जो आपका जो चैनल जब खुलता है जब डीपोलराइज होगा मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, ये आउटर हेयर सेल्स शॉर्टन होता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है, बी क्या है, बी यहाँ है, काट दो। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए और डी इज करेक्ट। डी में क्या है
कि इफरेंट नर्व फाइबर्स ऑफ ओलिगोकोक्लियर बंडल स्टिमुलेट करता है OHC के सेंसिटिविटी को, स्टिमुलेट करेगा मतलब मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट मतलब या तो एक्साइट कर सकता है या डी एक्साइट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही हो गया, ए और डी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को? और दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आपका जवाब जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, प्रेस्टिन प्रोटीन ऑर्गन ऑफ कोटाइन में कहाँ पाया जाता है? अभी ने बताया है, आउटर हेयर सेल से पाया। ये सेक्शन बी का सवाल है, ये सेक्शन सी जो CSI में आता है उसकी सवाल है, ठीक। ये 4 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है। क्लियर हो गया कैसे सवाल बनाते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज साउंड लोकलाइजेशन। यानी जब साउंड वेव्स मान इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कैसे पता करो कि साउंड वेव इधर से आ रहा है? जैसे आप सुनते हो, कहते हैं साउंड वेव इधर से आ रहा है, कोई कहता नहीं इधर से आ रहा है, इसको लोकलाइज कैसे करते हो, किस डायरेक्शन में पता कैसे करते हो? तो कहता क्या है कि इसका डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कैसे पता करो? ये डिपेंड करता है स्टिमुलस के अराइवल इन 2 ईयर्स। यानी कोई स्टिमुलस यहाँ पर तेजी से आ गया, यहाँ स्टिमुलस कोई धीरे धीरे आया, दोनों के बीच में समय लगा, कम समय लगा, दोनों में समय का डिफरेंस भी है, इन दोनों समय को आपस में डिफरेंस कर लो, उससे मालूम चल जाएगा साउंड किधर से आ रही है। दूसरी बात, वो जो साउंड आ रही है उसका अपना फेज भी होगा, आउट फेज, इन फेज होगा, पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में। उन फेज के डिफरेंस को पता कर लो, यानी इसका फेज पता कर लो। इसी दो के डिफरेंस पर साउंड का लोकलाइजेशन डिपेंड करता है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा CSI ने। देखो कि साउंड का लोकलाइजेशन का मैकेनिज्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन किया गया 4 स्टेटमेंट से। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पता कर लेते, ठीक। डिफरेंस इन टाइम बिटवीन अराइवल स्टिमुलस इन 2 ईयर्स, सही बात है, अभी बताया सही है, तो स्टेटमेंट ए सही है। काट दो ना, यहाँ काटो, यहाँ काटो, ए है, हमको चाहिए ही नहीं। डिफरेंस इन फेज ऑफ साउंड वेव, ये भी सही है। साउंड वेव्स के फेज के डिफरेंस को पता करते हैं, कहाँ कहाँ बी है, देखो भाई, बी यहाँ भी था, सॉरी गलती हो गया, बी यहाँ भी था, बी यहाँ ऐसे कट गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और अपने आप 4th ऑप्शन सही हो गया। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको CSI के एग्जाम्स में चालाकी करना है, इंटेलिजेंसी दिखाना है, वहाँ ये दिखाना कि हमको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज वाले भी फंसते हैं CSI में। आपको इंटेलिजेंसी दिखानी है, ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, निकलिए, पास कीजिए, फेलोशिप लीजिए। अब जब आप रिसर्च करेंगे तब वहां जाकर के डीपली पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग इस लेक्चर को समझ पाए होंगे, और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं उसको आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ लेक्चर को खत्म करता हूँ, और इसी तरह मेरे चैनल पर अपडेट रहिएगा। मैं इसी तरह आपको हर दिन CSI से संबंधित जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, उसको लेके मैं आपके सामने आऊँगा, आपसे ही क्वेश्चन मैं बनवाऊँगा, इसलिए अपडेट रहिएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, जो नए बच्चे होंगे मेरे चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी वीडियो मेरे चैनल पर जो रखे गए हैं, जो आने वाले हैं, उसको आप देख पाएँ। इसी के साथ अलविदा, बाय।